हो गया लाइव। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सभी कोशिकाओं के बने हैं। और कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कोशिकाओं के संरचना में भी हम लोग कई बातों को जान चुके हैं। ये एक गोलाकार अगर कोशिकाएं हैं और ये कोशिका के केंद्रक हैं, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती है, जिन संरचनाओं के बदौलत एक कोशिका जीवित बना रहता है, उन संरचनाओं को हम लोग समझ रहे थे। कई सारी संरचनाएं जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम कोशिका द्रव्य में सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अन्य संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अन्य संरचनाओं में अगली जो संरचना है वो है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है? तो एक उत्तर तो आप दे ही सकते हैं, इतना क्लास हो चुका है कि गोल्जी बॉडी भी एक कोशिकीय अंगक है। और सभी कोशिकीय अंगक के तरह गोल्जी बॉडी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी नामक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली कोशिका अंगक है। और यह जो गोल्जी बॉडी है, इसका नाम गोल्जी बॉडी इसलिए पड़ा क्योंकि इस संरचना के जो खोज करता है, इस संरचना के जो खोज करता है वो है दोस्तों कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी के खोजने के कारण ही इस कोशिका अंगक का नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि कैमिलो गोल्जी ने जब गोल्जी बॉडी को खोजा तो उन्होंने उसका नाम रखा था इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस। इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस। कैमिलो गोल्जी ने जब इस संरचना की, इस कोशिकीय अंगक की खोज की तो उन्होंने इसका नाम रखा था इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस। लेकिन आगे चलकर जीव वैज्ञानिकों ने कैमिलो गोल्जी के योगदान को देखते हुए इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस का नाम बदलकर क्या रख दिया? गोल्जी बॉडी रख दिया। तो गोल्जी बॉडी ही आज इसे कहा जाता है। इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस जो है यह नाम अब चलता नहीं है। लेकिन हमें यह याद रखनी चाहिए कि इस कोशिकीय अंगक के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने इस संरचना का नाम इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस रखा था। बाद के समय में जीव वैज्ञानिकों ने कैमिलो गोल्जी के योगदान को समझते हुए, महत्वपूर्ण मानते हुए इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस का नाम गोल्जी बॉडी कर दिया। गोल्जी बॉडी की संरचना कैसी होती है इसका आगे चलकर दो वैज्ञानिकों ने विस्तार पूर्वक बताया। और वो दो वैज्ञानिक है डाल्टन तथा फेलिक्स। यानी कैमिलो गोल्जी ने जब गोल्जी बॉडी को खोजा था तो उन्होंने गोल्जी बॉडी के संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताए थे। कैमिलो गोल्जी बॉडी की संरचना कैसी होती है
इसका विस्तार पूर्वक सबसे पहले अध्ययन किया डाल्टन तथा फेलिक्स ने। डाल्टन तथा फेलिक्स के अनुसार गोल्जी बॉडी कैसे होते हैं? तो गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के संरचना के समान दिखते हैं। गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ते हैं। मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ते हैं या मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं, जिनके बीच में बड़े बड़े थैली समान संरचना होते हैं। बड़े बड़े थैली समान संरचना होते हैं और इसी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे में जगह जगह पर छोटी छोटी थैलियां भी होती है। छोटी छोटी थैलियां भी होती है दोस्तों। तो डाल्टन और फेलिक्स ने गोल्जी बॉडी के संरचना को सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताया और गोल्जी बॉडी के संरचना में डाल्टन और फेलिक्स ने 3 महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताया। गोल्जी बॉडी की जो ये संरचना है, अगर हम गोल्जी बॉडी को माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। अर्थात गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के अतिरिक्त इन छड़ों के बीच बीच में छोटी बड़ी थैली समान संरचनाएं पाई जाती है। डाल्टन और फेलिक्स ने गोल्जी बॉडी की इस संपूर्ण संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है लार्ज वैक्यूल और तीसरा है स्मॉल वेसिकल्स या स्मॉल ट्यूबवेल्स। अब सिस्टर्नी कौन है? तो ये जो मुड़े हुए छड़ हैं, इसी संरचना को डाल्टन और फेलिक्स ने क्या बताया? सिस्टर्नी बताया। लार्ज वैक्यूल तो मुड़े हुए छड़ के बीच बीच में जो बड़ी थैली समान संरचना है उसे हम लार्ज वैक्यूल कहते हैं और छोटी छोटी जो थैली के समान संरचनाएं हैं उसे हम स्मॉल वेसिकल्स कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं। अर्थात अगर गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। गोल्जी बॉडी की इस संरचना के बारे में सबसे पहले विस्तार पूर्वक डाल्टन तथा फेलिक्स ने बताया और डाल्टन तथा फेलिक्स ने गोल्जी बॉडी के संपूर्ण संरचना को 3 हिस्सों में विभाजित किया। मुड़े हुए छड़ को सिस्टर्नी कहते हैं, बड़ी थैली को लार्ज वैक्यूल कहते हैं, छोटी थैली जो इन छड़ों के समान संरचना के बीच रहते हैं उसे स्मॉल वेसिकल्स कहते हैं। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी की संपूर्ण संरचना 3 हिस्सों में विभाजित 3 हिस्सों में बटी हुई है और इसके बारे में डाल्टन तथा फेलिक्स ने बताया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पौधों के कोशिका में जो गोल्जी बॉडी है और जंतु के कोशिका में जो गोल्जी बॉडी है उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? तो पौधों के कोशिका का जो गोल्जी बॉडी है उसमें ये मुड़े हुए छड़ के समान संरचनाएं गुच्छे के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि पौधों के कोशिका द्रव में गोल्जी बॉडी का यह मुड़ा हुआ छड़ समान संरचना बिखरे पड़े रहते हैं। मुड़ा हुआ छड़ के समान संरचना बिखरे पड़े रहते हैं, गुच्छे के रूप में नहीं रहते हैं। और पौधों के कोशिका में गोल्जी बॉडी का जो मुड़ा हुआ छड़ बिखरे पड़े रहते हैं इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम
सोम भी कहते हैं। यानी पौधे के कोशिका के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिक्टियोसोम नाम हम जंतु के गोल्जी बॉडी के संदर्भ में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पौधे के कोशिका के गोल्जी बॉडी में जो मुड़े हुए छड़ समान संरचना है वो गुच्छे बनाकर नहीं बल्कि बिखरे पड़े रहते हैं, और इस गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन यह संरचना केवल पौधों के कोशिका में होती है, जंतु के कोशिका में इस तरह की बिखरी हुई संरचना नहीं होती है। थोड़ा कमेंट का फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हम गोल्जी बॉडी के संरचना के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब इनके कार्यों के बारे में हम समझेंगे। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, आज हम सबसे पहले गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़े। यह कोशिका अंगक है और अन्य सभी कोशिका अंगकों के तरह यह भी कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी संरचना की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो इटली के डॉक्टर थे, और इन्होंने तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कोशिका के भीतर गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने जब गोल्जी बॉडी का खोज किया था तो उन्होंने इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस रखा था, लेकिन बाद के समय में जीव वैज्ञानिकों ने इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। आज इस संरचना को गोल्जी बॉडी ही कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में गोल्जी बॉडी की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक सबसे पहले डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिकों ने गोल्जी बॉडी की संपूर्ण संरचना, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ती है, उसे 3 भागों में बांटा। गोल्जी बॉडी के संरचना में जो मुड़े हुए छड़ समान संरचना होते हैं उसे सिस्टर्नी कहते हैं। इसलिए कभी कभी गोल्जी बॉडी को हम ये भी कहते हैं कि गोल्जी बॉडी सिस्टर्नियों का समूह है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कोशिका के कोशिका द्रव में सिस्टर्नी के समूह वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो आप गोल्जी बॉडी के बारे में 2 तरह से बता सकते हैं, उसके संरचना के बारे में, कि गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं, अथवा गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में सिस्टर्नियों का समूह है। अब जंतु के कोशिका का गोल्जी बॉडी और पौधे के कोशिका के गोल्जी बॉडी में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जंतु के कोशिका का गोल्जी बॉडी में मुड़े हुए छड़ गुच्छे के रूप में रहते हैं, लेकिन पौधे के कोशिका का गोल्जी बॉडी में मुड़े हुए छड़ गुच्छे में नहीं बल्कि कोशिका द्रव में बिखरे पड़े रहते हैं। और पौधों के कोशिका द्रव के गोल्जी बॉडी जिसमें मुड़े हुए छड़ कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते हैं उसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो पौधे के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पौधे के संदर्भ में हम केवल डिक्टियोसोम का ही प्रयोग कर सकते हैं, गोल्जी बॉडी का नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं और डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं, लेकिन डिक्टियोसोम नाम का उपयोग हम जंतु के कोशिका के संदर्भ में नहीं करेंगे दोस्तों। अब आइए कि इस संरचना का क्या काम है, गोल्जी बॉडी कौन से कार्य करते हैं। इससे पहले हम कई संरचनाओं के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर प्रोटीन के परिवहन का कार्य कर रही थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण का काम कर रही थी। राइबोसोम के बारे में पढ़े कि वे कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहे थे। अब हम गोल्जी बॉडी के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कोशिकीय अंगक कोशिका के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जिन कार्यों के बदौलत कोशिका जीवित बना रहता है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? गोल्जी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण काम है पैकेजिंग करना।
पैकेजिंग करना, दूसरा महत्वपूर्ण काम है संग्रह करना, और तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि सेक्रेशन करना। सेक्रेशन करना, सेक्रेशन को अंग्रेजी में श्रवण कहते हैं। सेक्रेशन का मतलब किसी पदार्थ को अपने से बाहर निकालना। तो कोशिका के कोशिका द्रव में जो गोल्जी बॉडी होते हैं उसका 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है, पैकेजिंग, संग्रह और सेक्रेशन, श्रवण करना। कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का, कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का मतलब जैसे प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, डीएनए का, आरएनए का। कोशिका के भीतर कोशिका के कोशिका द्रव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि लगभग सभी पदार्थों को पैकेजिंग करके गोल्जी बॉडी अपने पास संग्रह रखता है, और जब कभी कोशिका के कोशिका द्रव में उन पदार्थों की कमी होती है, गोल्जी बॉडी उस पदार्थों को सेक्रेट कर देता है, सेक्रेशन कर देता है। उदाहरण स्वरूप प्रोटीन को भी ये पैकेजिंग करके अपने पास संग्रह रहता है, और जब कभी कोशिका द्रव में प्रोटीन की कमी पड़ेगी, ये गोल्जी बॉडी प्रोटीन का सेक्रेशन करने लगेगा कोशिका द्रव में। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का पैकेजिंग करके गोल्जी बॉडी अपने पास संग्रह रखता है, और जब कभी कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, इस गोल्जी बॉडी के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट सेक्रेट हो जाएगा। यानी कि गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में पैकेजिंग करने वाला महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। भिन्न भिन्न पदार्थों को पैकेजिंग करके उन्हें संग्रह रखती है, और जब कोशिका द्रव में उसकी कमी होती है तो उसका सेक्रेशन करने लगता है। दोस्तों, गोल्जी बॉडी का सबसे प्रमुख काम है कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का यानी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पैकेजिंग करना, संग्रह करना, और जब कोशिका द्रव में उन पदार्थों की कमी पड़ जाए तो उसका सेक्रेशन करना। इस काम के अलावे गोल्जी बॉडी का दूसरा काम है दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण करना। दूसरा प्रमुख काम है गोल्जी बॉडी का लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम भी दोस्तों एक प्रकार का कोशिका अंगक है, और इसके बारे में ठीक हम अब आगे हम पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम नामक कोशिका अंगक का निर्माण कोशिका द्रव में गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। यानी गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिका अंगक भी है जो एक अन्य कोशिका अंगक को जन्म देने का काम करती है, एक अन्य कोशिका अंगक को निर्मित करने का काम करती है। दोस्तों, तो गोल्जी बॉडी कोशिका के कोशिका द्रव में एक अन्य महत्वपूर्ण कोशिकीय अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती है। दोस्तों, और यह भी ध्यान रखिएगा कि हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऐसा कोशिका अंगक है जो लाइसोसोम का निर्माण कर सकता है। यानी कोशिका के कोशिका द्रव में लाइसोसोम नामक महत्वपूर्ण कोशिकीय अंगक का निर्माण एक अन्य कोशिका अंगक गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है कोशिका द्रव में, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा भी होता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है गोल्जी बॉडी का कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करना। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करना तीसरा महत्वपूर्ण काम है गोल्जी बॉडी का। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया ग्लाइकोप्रोटीन। आपके बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोमोलिकुल, शायद बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, उनके प्रकार, प्रोटीन, उनके प्रकार, वसा और उनके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ समझिए कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है। ग्लाइको का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें एक मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का, एक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का जुड़ा हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसे कार्बनिक अणु है जो
एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन के अणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक उसी तरह ग्लाइकोलिपिड एक ऐसा कार्बनिक अणु है जो एक अणु कार्बोहाइड्रेट और एक अणु लिपिड अथवा वसा से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के अणु जब सम्मिलित रूप से एक अणु का निर्माण करेगा तब उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अणु मिलकर एक अणु बनाएंगे तब उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। कोशिका के कोशिका द्रव में जिस तरह प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करती है, वसा का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक उसी तरह कोशिका के भीतर कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण गोल्जी बॉडी करती है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण गोल्जी बॉडी करती है। तो गोल्जी बॉडी नामक संरचना का 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक काम हो गया कि कोशिका के कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थों का पैकेजिंग करके उन्हें संग्रह रखना और कोशिका द्रव में उन पदार्थों को कमी हो जाने पर उसे सेक्रेट करना। गोल्जी बॉडी भिन्न भिन्न पदार्थों को जो पैकेजिंग करती है अपने लार्ज वैक्यूल्स और स्मॉल वेसिकल्स नामक थैली में। गोल्जी बॉडी के संरचना में जो लार्ज वैक्यूल्स है, ये जो स्मॉल वेसिकल्स है, यही संरचनाएं पैकेजिंग और संग्रह करने का काम करती है और उन पदार्थों की जब कोशिका द्रव में कमी हो जाती है तो उसे सेक्रेट करने का काम करती है। गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिका अंगक है जो कोशिका द्रव में एक अन्य कोशिका अंगक लाइसोसोम का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी कोशिका द्रव के भीतर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण भी करती है। यही महत्वपूर्ण काम है दोस्तों गोल्जी बॉडी का। तो इस तरह गोल्जी बॉडी संरचना हम लोग समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। गोल्जी बॉडी एक कोशिका अंगक है जो कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं और इनके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी है। कैमिलो गोल्जी के खोज के कारण ही इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। गोल्जी बॉडी के संरचना को विस्तार पूर्वक सबसे पहले डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। उन्होंने गोल्जी बॉडी के संरचना को 3 भागों में बांटा: सिस्टर्नी, लार्ज वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स। सिस्टर्नी मुड़े हुए छड़ को कहते हैं दोस्तों। गोल्जी बॉडी के क्या काम है? तो गोल्जी बॉडी का काम भिन्न भिन्न पदार्थों का पैकेजिंग, संग्रह, सेक्रेशन करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करना। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी क्लियर हो चुका है। अब अगला जो महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है दोस्तों वो है लाइसोसोम। हिंदी में भी इसे लाइसोसोम कहते हैं। तो दोस्तों कहिए गोल्जी बॉडी की समझ विकसित तो हो गई। दरोगा का पहला बैच का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? ये तो अच्छा पहला आपको पता ही होगा, आप समाचार पत्रों से अगर अवगत होते होंगे तो पटना के माननीय जिलाधिकारी के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कोचिंग को और उन्हीं निर्देशों के पालन करने में हम लगे हुए थे क्योंकि कोचिंग में कुछ आवश्यक कमी थी और वह कमी विद्यार्थियों के हित में नहीं था। तो उसी कमी को हम लोग पूरे करने में लगे हुए हैं और माननीय प्रशासन का भी आदेश है कि आप जब तक कोचिंग में सारी कमियों को दूर नहीं कर लेंगे तब तक आप कोचिंग खोल नहीं सकते हैं। और कोचिंग वालों की समस्या ये है कि वे खुद से कमी को दूर कर नहीं सकते हैं जब तक मकान मालिक का कुछ आदेश ना मिल जाए कोचिंग संचालकों को। तो उन्हीं कार्यों को और युद्ध स्तर से उन कार्यों को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारी संस्थान लगी हुई है। तो जल्द से जल्द हम लोग ऑफलाइन क्लास खोलने के लिए रेडी हो रहे हैं और निश्चित ही हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास बंद है और ये बंद हमारी तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से है। लेकिन फिर भी सारे क्लास को ऑनलाइन मोड में चला रहे हैं कि ताकि आपका सिलेबस रुके नहीं दोस्तों। तो जब भी कोचिंग खुलेगा और कोचिंग जल्द से जल्द खुलेगा दोस्तों, ठीक है। बस जो निर्देश मिला है उस निर्देश को हम युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए संकल्पित हैं और कर रहे हैं।
तो आप लोग का सिलेबस ना हो रुके, आगे बढ़ता रहे, समय पर सब कुछ खत्म हो, इसके लिए ऑनलाइन हम ले रहे हैं। सारा क्लास ऑनलाइन मोड में चल रहा है और लगभग पटना के सभी संस्थान बंद है, ये केवल आपके संस्थान के साथ नहीं है दोस्तों। तो गोल्जी बॉडी संरचना के बारे में आप लोग समझ गए हैं। आइए कोशिका के कोशिका द्रव में, बहुत लोग हिंदी में बोलिए दोस्तों, जैसे लाइसोसोम है, इसका हिंदी में नाम हिंदी ही है, और अगर आप नोट्स लिए होंगे तो वो बिल्कुल हिंदी में ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बहुतों को दिक्कत हो रहा है इंग्लिश वर्ड से? क्योंकि जो वर्ड हिंदी इंग्लिश में एक ही है तो उसे प्राय इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इतनी तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि दरोगा तैयारी करते हैं, इतना इंग्लिश में इतना कमज़ोर आपका होगा नहीं, और होगा भी तो हम तो हिंदी में ही यूज करते हैं। लेकिन बायोलॉजी का जो नाम जैसे कि लाइसोसोम है, इसको हिंदी में लाइसोसोम ही कहते हैं, लाइसोसोम ही कहते हैं, तो लाइसोसोम ही है, तो इसलिए नहीं लिखे हैं इसका हिंदी नाम, क्योंकि इसका हिंदी नाम लाइसोसोम ही है। आइए दोस्तों, अगले कोशिका अंगक लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक कोशिका अंगक है, और ये भी कोशिका के कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी एक कोशिका अंगक है, और निश्चित तौर पर अगर ये कोशिका अंगक है तो यह भी कोशिका के कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम कई संरचनाओं के बारे में पढ़े, लाइसोसोम अभी पढ़ रहे हैं, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जितने भी कोशिका अंगक है उन कोशिका अंगकों की संख्या कोशिका द्रव में एक या दो नहीं होती है, बल्कि ढेर सारे होती है। जैसे कि कोशिका के कोशिका द्रव में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कितने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? तो ढेर सारे, 1000, 2000, 5000, इतने सारे संरचनाएं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोशिका अंगकों की संख्या कोशिका द्रव में ढेर सारे होती है, एक आध नहीं होती है, ढेर सारे होती है। और जो ऑर्गेनोइड कोशिका अंगक है वह समय समय पर मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। उदाहरण के लिए लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम की संख्या कोशिका द्रव में ढेर सारे होगी, और समय समय पर लाइसोसोम मरते रहेंगे और पुराने लाइसोसोम से ही नए लाइसोसोम बनते रहेंगे। तो कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिका अंगकों की संख्या केवल एक नहीं होती है, बल्कि ढेर सारे होती है। और जो ऑर्गेनोइड कोशिका अंगक है वह समय पर मरते भी रहते हैं कोशिका द्रव में, और नए बनते भी रहते हैं। नए बनने वाले कोशिका अंगक ऑर्गेनोइड कहलाते हैं। और अब तक जो हम पढ़े हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, वह ऑर्गेनोइड ही था। लाइसोसोम भी ऑर्गेनोइड है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में मान लेते हैं दोस्तों ये गोलाकार कोशिका है, और इसके कोशिका द्रव में जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी एक थैली समान संरचना है दोस्तों। लाइसोसोम भी एक थैली समान संरचना है, एक थैली समान संरचना है दोस्तों। अभी आप राइबोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, और राइबोसोम की संरचना के बारे में भी हम पढ़े थे कि राइबोसोम भी कोशिका के कोशिका द्रव में थैली समान संरचनाएं हैं। तो राइबोसोम भी थैली समान संरचनाएं हैं कोशिका द्रव का, और लाइसोसोम भी थैली समान संरचनाएं कोशिका द्रव में। लेकिन अंतर है दोस्तों, अंतर सबसे बड़ा यह है कि जब राइबोसोम आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिका अंगक है, अर्थात राइबोसोम की जो थैली समान संरचनाएं होती है उस संरचनाएं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जबकि लाइसोसोम जो थैली समान संरचनाएं हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
और तो और लाइसोसोम की जो ये थैली समान संरचना है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर घनाकार प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं? घनाकार प्रतीत होते हैं। और यह लाइसोसोम नामक संरचना बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता का मतलब कि ये जो थैली समान संरचनाएं हैं, अपने आकार को कभी थोड़ा बड़ा, अपने आकार को कभी थोड़ा छोटा करते रहती है दोस्तों। आकार को बड़ा और कभी छोटा जो ये करते रहती है, इसी कारण हम कहते हैं कि लाइसोसोम बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। यानी कई रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ देर तक इस संरचना को देखा जाए। तो लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में एक थैली समान संरचनाएं हैं। थैली समान संरचनाएं राइबोसोम भी है, लेकिन राइबोसोम से लाइसोसोम इस तरह से भिन्न है कि राइबोसोम बिना झिल्ली वाली थैली समान संरचनाएं हैं, जबकि लाइसोसोम झिल्ली युक्त थैली समान संरचनाएं हैं। और यह लाइसोसोम घन आकृति का दिखाई पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस संरचना को देखा जाए। और इसकी घन के आकृति की जो थैली समान संरचनाएं हैं, ये बड़ा छोटा होते रहती है। अर्थात लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में बहुरूपता को प्रदर्शित करती है। यह लाइसोसोम की जो थैली समान संरचनाएं हैं झिल्ली युक्त, इन थैली के भीतर कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और इस पाचक एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं दोस्तों। तो लाइसोसोम का जो थैली समान संरचनाएं हैं, उस थैली समान संरचना के भीतर लगभग 20 से 21 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। 20 से 21 प्रकार के जो पाचक एंजाइम लाइसोसोम नामक थैली के भीतर पाई जाती है, उन्हें सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। उसे सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि चर्चित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, तो वो हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम के थैली समान संरचना के भीतर जितने भी लगभग 20-21 प्रकार के जो एंजाइम या पाचक एंजाइम होते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। कोशिका के लिए जो लाइसोसोम कार्य करता है, वो सारा कार्य लाइसोसोम अपने इस पाचक एंजाइम के बदौलत ही करता है दोस्तों। पाचक एंजाइम के बदौलत लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम का सबसे प्रमुख काम है हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका की सुरक्षा करना। अगर कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव कोशिका के कोशिका द्रव में प्रवेश कर गया है, तो उस हानिकारक सूक्ष्म जीव पर लाइसोसोम पाचक एंजाइम छिड़क देते हैं, जिससे वे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, जैसे कि विषाणु, इनसे कोशिका को बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो लाइसोसोम की है। तो लाइसोसोम का सबसे प्रमुख काम है अपने पाचक एंजाइम के द्वारा कोशिका को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाए रखना। लाइसोसोम का दूसरा काम क्या है दोस्तों? लाइसोसोम का दूसरा महत्वपूर्ण काम को समझने का प्रयास कीजिए कि कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे कोशिकीय संरचनाएं होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में जो कई तरह के कोशिका अंगक होते हैं, वो समय समय पर मृत होते रहते हैं और नए बनते भी रहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में जो कोशिका अंगक मृत हो गया है,
उन मृत कोशिका अंगकों पर लाइसोसोम पाचक एंजाइम छिड़क कर उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसे पचा देता है और फिर वह पचा हुआ मृत कोशिका अंगक कोशिका के बाहर चले आते हैं। यानी मृत कोशिका अंगकों का निपटान कोशिका के भीतर लाइसोसोम ही करता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका को बचाए रखने का काम लाइसोसोम करता है। कोशिका के कोशिका द्रव में जो कोशिका अंगक मृत हो गए हैं, उन मृत कोशिका अंगकों का निपटान लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात कोशिका को भीतर से साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेवारी लाइसोसोम की है और मृत कोशिका अंगकों का जो निपटान करता है लाइसोसोम, उस कार्य को कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन हिंदी में से कहेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन या इंटरसेलुलर डाइजेशन, सही है दोस्तों। अंतःकोशिकीय पाचन या इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि मृत हो चुके कोशिका अंगकों का निपटारा करना। लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करती है, अर्थात यह लाइसोसोम कोशिका द्रव में मृत हो चुके विभिन्न कोशिका अंगकों को पाचित कर देती है, जिसके बाद वो कोशिका के बाहर चले आते हैं और कोशिका द्रव भीतर में साफ सुथरा बने रहते हैं। तो लाइसोसोम का सबसे प्रमुख कार्य है दोस्तों कि कोशिका को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाए रखना। दूसरा महत्वपूर्ण काम है इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करना, अर्थात मृत हो चुके विभिन्न कोशिका अंगक का निपटारा करना। और तीसरा मुख्य काम क्या है, इसको भी समझिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। सजीव के शरीर में जो कोशिकाएं होती है, हर कोशिका की अपनी एक निश्चित आयु होती है। भिन्न भिन्न कोशिका की आयु 1 दिन से लेकर कई दिनों तक की हो सकती है। उदाहरण स्वरूप आप जानते होंगे कि काफी चर्चित क्वेश्चन है कि रक्त के आरबीसी कोशिका की आयु कितनी दिन होती है? तो 120 दिन। ठीक उसी तरह सजीवों के शरीर में जितने भी कोशिकाएं होती है, उन सब की एक निश्चित आयु होती है और वो आयु पूरा होने पर वे कोशिका मृत हो जाते हैं। तो जब कोशिका अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद कोशिका मर जाते हैं। कोशिका मर जाते हैं मतलब कोशिका द्रव के सारे कोशिका अंग काम करना बंद कर देते हैं और कोशिका द्रव सूख जाते हैं, कोशिका मर जाते हैं। लेकिन आयु पूरी होने के उपरांत कोशिका मरेगा कैसे? तो कोशिका को मृत होने में भी सहायता करता है कौन? लाइसोसोम। जब कोशिका की आयु पूरी हो जाती है, जब किसी कोशिका की आयु पूरी हो जाती है, तब उस कोशिका के कोशिका द्रव में जो लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम नामक थैली फट जाती है। जैसे ही लाइसोसोम नामक थैली फटती है, लाइसोसोम का पाचक एंजाइम पूरे कोशिका द्रव में फैल करके सारे कोशिका अंगकों को मार डालती है और लाइसोसोम खुद भी अपने ही पाचक एंजाइम से अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाता है और अंततः लाइसोसोम भी मर जाते हैं। सारे कोशिका अंगक मर जाने के बाद कोशिका भी मृत हो जाते हैं। तो हर एक कोशिका की आयु पूरी होने के उपरांत उस कोशिका को मृत होने में भी मदद करता है लाइसोसोम। कोशिका की आयु पूरी होने के उपरांत लाइसोसोम नामक ही थैली फटती है और लाइसोसोम थैली फटकर ही कोशिका को मार डालती है या उसे मृत बना देती है। दोस्तों, लाइसोसोम जो ये घटना करती है,
इस घटना के कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग की संज्ञा दी गई है, आत्महत्या की थैली की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कोशिका की आयु पूरी होने के उपरांत लाइसोसोम थैली ही फटकर कोशिका के सारे कोशिका अंगकों को मार डालती है, जिससे कोशिका मृत हो जाता है। सबसे रोचक बात यह है दोस्तों कि लाइसोसोम खुद अपने ही पाचक अंगों से, अपने ही पाचक एंजाइम से अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाता है, और अपने ही पाचक अंग से, पाचक एंजाइम से लाइसोसोम भी मर जाता है। यही कारण है कि लाइसोसोम को पाचक एंजाइम कहते हैं। दोस्तों यहां एक बात और ध्यान दीजिए कि कोशिका की आयु पूरी होने के उपरांत लाइसोसोम नामक थैली फट करके कोशिका को मृत बना देती है, लेकिन अगर कोशिका की आयु पूरी नहीं हुई है, आयु पूरी होने के पहले ही लाइसोसोम नामक थैली अगर फट गई है, तो पहले ही कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। यानी लाइसोसोम नामक थैली फटी, कोशिका मृत हो जाएगा। लेकिन ये थैली प्रायः आयु पूरी होने की, कोशिका की आयु पूरी होने के बाद फटती है, लेकिन कोशिका की आयु पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही ये थैली फट गई है, तो पहले ही कोशिका क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में हम सब कुछ समझ चुके हैं। लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में एक थैली समान संरचनाएं हैं, और ये थैली घनाकार होती है। लेकिन लाइसोसोम जो कि एक घनाकार थैली समान संरचना है, ये बड़ा छोटा कोशिका द्रव में होते रहते हैं। अर्थात लाइसोसोम कोशिका द्रव में बहुरूपता को दर्शाते हैं। लाइसोसोम एक ऐसी कोशिका अंगक है जिसके थैली समान संरचना में 20-21 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और 20-21 प्रकार के पाचक एंजाइम को हम सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बदौलत लाइसोसोम कई कार्य को संपन्न करते हैं। लाइसोसोम का पहला मुख्य कार्य क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका को बचाए रखना। दूसरा प्रमुख काम है इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करना। तीसरा प्रमुख काम है आयु पूरी हो जाने पर कोशिका को मृत होने में सहायता करना। और लाइसोसोम की खास विशेषता आपको बताए, और उन्हीं विशेषताओं के कारण इसे सुसाइड बैग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि लाइसोसोम की जब पाचक एंजाइम बाहर आते हैं तो लाइसोसोम खुद अपने पाचक एंजाइम से खुद को भी सुरक्षित नहीं रख पाता है, खुद भी मर जाता है अपने ही पाचक एंजाइम से, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। और इस लाइसोसोम नामक कोशिका अंगक की खोज क्रिश्चियन डी डबे ने किया था। क्रिश्चियन डी डबे ने किया था, यह भी याद रखिएगा। तो लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डबे ने किया था। अब दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो वहां एक बात बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम जो पढ़े तो आपको ये नहीं बताया कि ये कोशिका संरचना किससे बनी हुई है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि कोशिका के कोशिका द्रव में लगभग जितने भी कोशिका अंगक है उनमें 99% कोशिका अंगकों के निर्माण में प्रोटीन और लिपिड ही भाग लेते हैं। आरएनए एक ऐसा कोशिका अंगक था जिसके निर्माण में लिपिड भाग नहीं लिया था। तो अगर आप गोल्जी बॉडी के बारे में पूछेंगे तो गोल्जी बॉडी का निर्माण भी प्रोटीन और लिपिड अर्थात लिपोप्रोटीन से हुआ था।
लाइसोसोम का भी निर्माण प्रोटीन और लिपिड यानी लिपोप्रोटीन से हुआ था। लेकिन एक बात और याद रखना है कि राइबोसोम कोशिका का एक ऐसा कोशिका अंगक है जिनके निर्माण में लिपिड अर्थात वसा भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद जितने भी कोशिका अंगक है वे सारे कोशिका अंगक प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ही बने होते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि लाइसोसोम के बारे में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में वे कौन से कोशिका अंगक है जो बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं? तो लाइसोसोम करते हैं। कोशिका को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाए रखने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कोशिका को भीतर से साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी किस कोशिका अंगक पर है? लाइसोसोम पर है। लाइसोसोम के भीतर जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिका को मृत होने में मदद करने वाला कोशिका अंगक कौन है? तो लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। खोज किसने किया? डी डबे ने किया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर हम चर्चा करके आपको समझा कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक और महत्वपूर्ण कोशिका अंगक जो कोशिका के लिए सदैव कार्य करती रहती है, लाइसोसोम, इसके बारे में भी आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं अगले कोशिका अंगक पर, और अगला कोशिका अंगक है सबसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों में एक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आप लोग बताइए लाइसोसोम को समझे कि नहीं? इसमें पानी है क्या? एक क्वेश्चन है, क्या लाइसोसोम हर प्रकार के कोशिका में पाए जाते? बिल्कुल हर प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन हम आगे एक और कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में इसका अभाव होगा। लेकिन लाइसोसोम जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं, पौधे कोशिका में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को एनसीईआरटी के बुक में हिंदी में सूत्र कणिका लिखा गया है। हालांकि सूत्र कणिका का उपयोग केवल एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम की किताबों में किया गया है। बाकी जो बिहार के बड़े बड़े राइटर हैं, खासकर पटना साइंस कॉलेज के जो भी राइटर हुए हैं, वे तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, ग्लाइकोलिपिड कैसे बना होता है? इसको समझा है। ग्लाइकोलिपिड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी वसा के अणु मिलकर के बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अणु कैसे मिलते हैं, इसके लिए केमिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बहुलीकरण। बहुलीकरण प्रक्रिया में छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु बनाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब एक प्रकार का बहुलक भी है, यानी बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये निर्मित होते हैं। एक क्वेश्चन है, कोशिका मर जाएगी तो बॉडी भी मर जाएगी। तो दोस्तों कोशिका के मरने का दौर लगातार चलते रहता है और नए कोशिका बनने का दौर भी लगातार चलते रहता है। तो कोशिका मरते भी रहते हैं और नए बनते भी रहते हैं, और वही बात कोशिका अंगकों के साथ भी है। आइए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। कुछ लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है क्या? अगले सप्ताह से इकोनॉमिक्स चालू कर देंगे, तो आप लोग थोड़ा रम जाइए। पढ़ने की क्षमता को ज़रा धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं हम आपका। तो थोड़ा टाइम उलट पुलट गया था, तो हम इकोनॉमिक्स अगले सप्ताह से चालू कर देंगे। सर जो है थोड़ा टाइम को इधर उधर करेंगे, यानी कब क्या होगा। हम सर से रिक्वेस्ट किए थे कि रोज़ाना ही क्लास दोनों सर का रहेगा, तो सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा, बेहतर तरीके से ख़त्म होगा। तो
जल्दी ही शुरू हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये भी कोशिका अंगक है और ये भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं अन्य कोशिका अंगकों के तरह। माइटोकॉन्ड्रिया अब तक जितने भी कोशिका अंगकों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अभी तक हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तक जो कोशिका अंगक हम पढ़े हैं उन सब में ये सबसे बड़ा कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़ा कोशिका अंगक है और यह एक ऐसा कोशिका अंगक है जो पल पल अपने आकृति को बदलते रहता है। हम लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे कि लाइसोसोम अपने थैली समान संरचना को बड़ा छोटा करते रहता है, अर्थात लाइसोसोम बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकीय अंगक है जिसकी संरचना हमेशा नियत नहीं बनी रहती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया एक परिवर्तनशील आकृति वाला कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक परिवर्तनशील आकृति वाला कोशिका अंगक है, यानी बहुत तेजी अपने आकृति को बदलते रहती है माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी जल्दी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में अपनी आकृति को बदलते रहती है कि इस गुण वाला कोई और कोशिका अंगक नहीं है कोशिका द्रव्य में दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो काफी बड़ी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो पल पल अपने आकृति को बदलते रहती है, परिवर्तनशील आकृति वाला है। और जब कभी थोड़े समय के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बदलना बंद होती है कोशिका द्रव्य में, जब कभी थोड़े समय तक माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बदलना बंद होती है कोशिका द्रव्य में, तो ये कैसे दिखाई पड़ती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया संरचना को दो झिल्लियां होती है। अब तक हम जितने कोशिका अंगकों के बारे में पढ़े थे उनमें केवल एक झिल्ली थी और राइबोसोम पर तो कोई झिल्ली नहीं थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकीय संरचना है या एक ऐसा कोशिका अंगक है जो दो झिल्लियों से घिरी रहती है। बाहर वाला को आउटर मेम्ब्रेन और भीतर वाला को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया काफी बड़ी कोशिका अंगक है और यह एक ऐसा कोशिका अंगक है जो दो झिल्लियों से घिरी हुई रहती है। दो झिल्लियों से घिरी हुई कोशिका अंगक बहुत कम है दोस्तों। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक और है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो सारे कोशिका अंगक पर एक ही झिल्ली है और राइबोसोम तो एक ऐसा कोशिका अंगक है जिस पर कोई झिल्ली नहीं है। अब यह जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, इसके भीतरी भाग को दोस्तों मैट्रिक्स कहते हैं। इसके भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बाहरी झिल्ली को बाहरी और भीतर को आंतरिक झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इस भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो मैट्रिक्स है अर्थात भीतरी गुहा है, यह मैट्रिक्स खाली नहीं रहता है।
बल्कि इस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव के समान पदार्थ, इस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के समान, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं, तो इस मैट्रिक्स में अथवा माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक गुहा में कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं, यानी इसमें भी अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है कोशिका द्रव के समान ही। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कई संरचनाएं होती है, जैसे कि डीएनए होती है, आरएनए होती है, 70S राइबोसोम भी होती है। तो मैट्रिक्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी गुहा है, उसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे हुए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अणु डीएनए पाए जाते हैं। दोस्तों, डीएनए सजीवों का शरीर का एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके बगैर कोशिका की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और कोशिका में डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन डीएनए कोशिका के केंद्रक अर्थात सेल के न्यूक्लियस के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंगक में पाया जाता है। तो ये डीएनए कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। सोनू कुमार पासवान कह रहा है कि इसमें 80S राइबोसोम होता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन छोटा वाला होते हैं, 70S होते हैं, ठीक है ना, 70S होते हैं। तो नोट में एस जो है वो 5 प्रिंट हो गया है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वहाँ 70S होगा, 75 नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव के समान पदार्थ पाए जाते हैं। और खास बात है, डीएनए जैसे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स जो मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में होते हैं, वह डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं। और डीएनए जो है दोस्तों एक ऐसा अणु है जिस अणु के भीतर नए कोशिका बनने का सारा इंफॉर्मेशन कैद रहता है। डीएनए एक अणु है, एक मॉलिक्यूल्स है, और डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिनमें नए कोशिका बनने का सारा इंफॉर्मेशन कैद रहता है। हालांकि डीएनए के बारे में हम विस्तार पूर्वक जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स चैप्टर में डीएनए को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन समझिए कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिनमें नए कोशिका बनने का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। और यह डीएनए मुख्य रूप से जो है कोशिका के केंद्रक में होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं। अब यहां पर एक बात दोस्तों ये समझिए कि कोशिका के भीतर जितने भी कोशिका अंगक हैं, वो सारे कोशिका अंगक जो कार्य करते रहते हैं, वे कोशिका के केंद्रक के दिशा निर्देश में काम करते रहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिका अंगक को कार्य करने का निर्देश कोशिका के केंद्रक के द्वारा दिया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कार्य करने के लिए कोशिका के केंद्रक पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता है जितना अन्य कोशिका अंगकों को निर्भर रहना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने कार्य करने के लिए कुछ हद तक कोशिका के केंद्रक से स्वतंत्र है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपने कार्य करने के लिए काफी हद तक कोशिका के केंद्रक पर निर्भर नहीं रहता है, और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। अब अगली बात ध्यान दीजिए कि कोशिका
माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, उस आंतरिक झिल्ली में जगह जगह उंगली समान संरचनाएं निकली रहती है। उस माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी झिल्ली है, उस भीतरी झिल्ली में जगह जगह उंगली के समान संरचनाएं निकली होती है, उंगली के समान संरचनाएं निकली होती है। आंतरिक झिल्ली से जो उंगली समान संरचनाएं निकली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी। इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी। ये जो दिख रहा है ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से जो उंगली समान संरचनाएं निकली रहती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। और दो क्रिस्टियों के बीच जो खाली जगह है इसे इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं। दो क्रिस्टी के बीच के जो ये खाली जगह है इसे इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं, इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं। दो क्रिस्टी के बीच के खाली जगह को इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं, इंटरक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्लियर हो गया। अब आइए इनके कार्य को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जहां श्वसन संपन्न होता है। श्वसन, रिस्पिरेशन, श्वसन संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके भीतर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके भीतर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्वसन और सांस लेना दोनों में काफी अंतर है। श्वसन और सांस लेना में दोनों में काफी अंतर है और इस अंतर को निश्चित तौर पर हम रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन श्वसन सारे सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और श्वसन में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो एटीपी अणुओं के रूप में होती है, एटीपी अणुओं के रूप में होती है। एटीपी अणुओं को, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन सजीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब वो प्रक्रिया जो नहीं होगा तो सजीव मर जाएगा। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। और ये कहाँ होता है? तो श्वसन सजीवों के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो किसमें होता है? सजीवों में होता है, सारे सजीवों में होता है। सजीवों में श्वसन कहाँ होता है? तो सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया उसके प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और श्वसन प्रक्रिया के जरिए ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है अथवा एटीपी की उत्पत्ति होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य कार्य है दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करवाना, अर्थात कोशिका के भीतर ऊर्जा की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। और सजीव में ऊर्जा की उत्पत्ति एटीपी अणु के रूप में होती है। यानी कि श्वसन में एटीपी बनता है और फिर यह एटीपी टूटकर सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य काम यही है कि इसके भीतर श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है और श्वसन के दौरान जो एटीपी बनता है
उसे कोशिका तुरंत खर्च नहीं करता है, बल्कि उस एटीपी को थोड़े समय के लिए संग्रह करके भी रखता है। तो एटीपी का निर्माण भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, क्योंकि श्वसन यही होता है। और श्वसन के दौरान जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बना है, उस एटीपी का संग्रह भी कोर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही रहता है। एटीपी अर्थात ऊर्जा का संग्रह होने के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों, पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? तो इसमें पावर अर्थात ऊर्जा जमा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर न सिर्फ ऊर्जा बनते हैं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित भी रहते हैं, एटीपी की ऊर्जा के रूप में संचित भी रहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझ चुके हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी नाम इसका सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिका अंगक है, काफी बड़ी कोशिका अंगक है, और निश्चित तौर पर यह भी कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक परिवर्तनशील आकृति है, अर्थात कोशिका द्रव के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति पल पल बदलते रहती है। लेकिन जब कभी यह स्थिर होती है इसकी आकृति थोड़े समय के लिए, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से नजर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की यह संरचना को अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। बहुत कम कोशिका अंगक दो झिल्ली से घिरी होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को या भीतरी स्पेस को मैट्रिक्स कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म के समान अर्ध तरल पदार्थ भरे रहते हैं, और इसमें डीएनए आरएनए जैसे अणु भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर डीएनए अणु पाए जाने के कारण इन्हें अपने कार्य करने के लिए कोशिका के केंद्रक पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिस कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक होने के लिए उस कोशिका अंगक में डीएनए अणु का होना अति आवश्यक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से जो उंगली समान संरचनाएं निकली रहती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से जो उंगली समान संरचनाएं निकली रहती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है और एटीपी का निर्माण होता है अथवा ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होती है अथवा ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होती है अथवा एटीपी निर्माण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ऊर्जा अथवा एटीपी न सिर्फ बनते हैं श्वसन के दौरान, बल्कि बने हुए ऊर्जा अथवा एटीपी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मैट्रिक्स में संग्रह भी रहते हैं, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से कितने वैज्ञानिक जुड़े हुए? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिससे कई वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। एक वैज्ञानिक है रिचर्ड अल्टमान, एक दूसरा वैज्ञानिक है बायोब्लास्ट, एक तीसरा वैज्ञानिक है किंगसबरी, एक चौथा वैज्ञानिक है वारवर्ग। तो कई वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया संरचना के खोज से जुड़े हुए हैं
और इन वैज्ञानिक ने क्या क्या खोज किए माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में, तो रिचर्ड अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। तो सॉरी, ये बायोब्लास्ट नहीं है, बेंडा है दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम है बेंडा। रिचर्ड अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, और रिचर्ड अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करके उसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पुराना नाम बायोब्लास्ट है, जो उनके खोजकर्ता रिचर्ड अल्टमॉन ने रखे थे। लेकिन आगे चलकर बेंडा नामक वैज्ञानिक ने बायोब्लास्ट से नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? बेंडा है। किंगसबरी वो वैज्ञानिक है जो पता लगाया कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, यानी श्वसन कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, श्वसन कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात की जानकारी सबसे पहले जीव वैज्ञानिक किंगसबरी ने दिया। बार्गबर्ग ने यह पता लगाया कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन एंजाइम है, और यही कारण है कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन एंजाइम की खोज किसने की? वारबर्ग ने की। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? किंगसबरी ने लगाया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? बेंडा है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? रिचर्ड अल्टमॉन ने किया। रिचर्ड अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करके उसका नाम बायोब्लास्ट रखा था दोस्तों। तो ये था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोग बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं इतना डीप में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सब 9th क्लास, आप 9th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिएगा, उतना ही बता रहे हैं, और कुछ 11th का पॉइंट है जो जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या पूछा जाता है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या सिलेबस है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या पूछा गया है, क्या पूछा जाएगा, इस पर कोई नज़र नहीं है। हमारा नज़र यही है कि दरोगा का बोर्ड ने सिलेबस क्या दिया हुआ है, और जो सिलेबस है वो पूरा हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिलेबस से रहेगा, जहां से भी रहेगा आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सारे सिलेबस पर कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों ध्यान दीजिए। दरोगा के तैयारी जब कर रहे हैं तो इसका कटअप बहुत हाई जा रहा है, 82-85 तक कटअप चले जा रहे हैं। जब इतने ऊंचे कटअप जा रहे हैं तो चुन चुन कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको पूरा पढ़ना ही होगा दोस्तों, पूरा पढ़ना ही होगा। और लगभग जितने तैयारी लोग कर रहे हैं, जितने तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले लगभग सभी लोग किताब के सिलेबस के प्रमुख बिंदु को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पूरा किताब यानी पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं दोस्तों। और अभी समय है पूरा सिलेबस पढ़ने का, अभी समय नहीं है कि आप केवल प्रमुख बिंदुओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाए और थोड़े ही समय में सिलेबस को समाप्त कर ले। आपके पास अभी पर्याप्त समय है दोस्तों कि आप संपूर्ण सिलेबस को संपूर्ण नज़रों से, संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करें। और जब आप संपूर्ण सिलेबस पर कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर टेंशन ही नहीं रहेगा कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा वो सब आप पढ़े हुए हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से आप बना दीजिएगा दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि प्रमुख बिंदु नहीं पढ़ना है, पूरा किताब पढ़ना है, तब जाकर अंतिम मेरिट तक आपका नंबर बना रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। हम दरोगा की तैयारी करते हैं, हम इस तरह से तैयारी किए कि पीटी निकल गया, तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते जब तक मेंस नहीं निकलेगा। मेंस भी निकल जाएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरिट में हम ना आ जाए। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य
केवल पीटी पास नहीं कराना है, हमारा लक्ष्य आपको मेरिट तक बनाए रखना है। और मेरिट तक बनाए रखने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर है तो समझिए कि वह व्यक्ति आपको भरमा रहा है। पूरा सिलेबस को पढ़कर ही आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और सारे प्रश्नों का जवाब देने का मद्दा रखिएगा, तब जाकर आप 90-92 पर परीक्षा में रुकिएगा दोस्तों। तो कहिए माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए हैं? कुछ लोग कह रहे कितने दिन तक ऑनलाइन क्लास चलेगा? बस देखिए क्लास तो चल रहा है ना, आप लोग देखिए कि रोज हम कितना पढ़ रहे हैं। चलिए, लगभग सभी का आंसर आ रहा है। कुछ लोग जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं या अन्य कोई फॉर्म भरे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बायोलॉजी इससे बाहर किसी एग्जाम में जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो उसे कोई बनाएगा नहीं, ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। अब हम अगले कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिए। आप प्रश्नों का जवाब दे दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि कोशिका, वे कौन से कोशिका अंगक हैं जिनकी आकृति परिवर्तनशील होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सा कोशिका अंगक है जिसकी आकृति परिवर्तनशील होती है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सी कोशिका आकृति है जो अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक के रूप में कार्य करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा में जो अंगुली समान संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका के भीतर ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बस इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हम अगले कोशिका अंगक पर आएंगे, और अगला कोशिका अंगक है दोस्तों प्लास्टिड। अगला कोशिका अंगक है दोस्तों प्लास्टिड यानी कि लवक। प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक लवक या प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल पौधों के कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु के कोशिका में यह कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। अब तक हम जितने कोशिका अंगक पढ़े, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वे कोशिका अंगक सभी कोशिका में थे, पौधे में भी थे, जंतु में भी थे। लेकिन प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल पौधों के कोशिका में ही होता है, केवल प्लांट सेल में ही होता है, जंतु में नहीं होता है, केवल पौधे में होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पौधा और जंतु में को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पौधा यानी कि प्लांट, जंतु यानी कि एनिमल। सबसे पहले ध्यान रखिए कि पौधा और जंतु दोनों ही बहुकोशिकीय होते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं, उन्हें पौधा जंतु नहीं कह सकते हैं। तो पौधा ऐसे बहुकोशिकीय सजीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे पौधे कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पौधे कहने का मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसमें जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, ये सब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर कई ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पौधा है।
तो पौधा की क्या परिभाषा है? सारे बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो पौधा है। सारे बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वो जंतु है। बस अपवाद है कवक। कवक भी बहुकोशिकीय होते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो कवक को, फंगी को हटा दे तो पृथ्वी पर जितने भी बहुकोशिकीय सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं वो जंतु है, मानव भी जंतु है। तो पौधा और जंतु का मेन अंतर यही है दोस्तों। अब आते हैं प्लास्टिड पर। तो प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में, जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। और पौधों के कोशिका में जो प्लास्टिड होते हैं, तो पौधों में पौधे के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, पौधे के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, उन भिन्न भिन्न भागों के कोशिका में एक जैसे प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक कोशिका अंगक है और निश्चित तौर पर यह भी कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल और केवल पौधों के कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जो कोशिका है उन कोशिका में सारा प्लास्टिड एक जैसा नहीं है। यानी कि पौधे के जड़ वाले कोशिका में जो प्लास्टिड है वो अलग तरह का है, पौधे के पत्ती वाले भागों में जो कोशिका है उसका प्लास्टिड कुछ अलग तरह का है, पौधे के तने वाले भाग में जो कोशिका है उसका प्लास्टिड कुछ अलग तरह का है। तो पौधे के भिन्न भिन्न भागों के में जो कोशिकाएं हैं, पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिका में सारा प्लास्टिड एक जैसा नहीं है दोस्तों, एक जैसा नहीं है। पौधे के कोशिका में प्लास्टिड होते हैं और यह प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। वर्णी लवक। तो पौधे के विभिन्न भागों में यानी जड़ में, तनों में, पत्ती में, फूल में, फल में, पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में तो प्लास्टिड होते हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं। प्लास्टिड भी तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड पौधे के भिन्न भिन्न भागों के कोशिका में तीन तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे के ऐसे भाग जो हरे हैं, जैसे कि पत्ती, जैसे कि कच्चा फल, फूल की कली, तो पौधे के ऐसे भाग जो हरे हैं उन भागों के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो पौधे के हरे भागों वाले कोशिका में पाया जाता है। पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़, जैसे कि भूमिगत तना, पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़, जैसे कि भूमिगत तना, कुछ तना भूमि के भीतर होते, जैसे प्याज, जैसे कि आलू तना है लेकिन भूमि के भीतर है। तो पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं
उन भागों के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जितने भी रंगीन भाग है, कलरफुल हिस्से हैं, उन भागों के कोशिका में पाए जाते हैं वर्णिलबक यानी क्रोमोप्लास्ट। तो ये बात समझ गए दोस्तों कि कौन सा प्लास्टिड पौधे के किस हिस्से के कोशिका में पाया जाता है। पौधे के समस्त हरे भाग, पौधे के समस्त हरे भाग में स्थित कोशिकाओं के भीतर जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, उन भागों के कोशिका में है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि जड़ के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। भूमिगत तने के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट। पौधे के रंग बिरंगे हरे रंग को छोड़कर अन्य जितने भी रंग है, खासकर फूल, पके हुए फल, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगीन फूल, पके हुए फल के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल और केवल पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में एक जैसे प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार के प्लास्टिड में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस 3 प्रकार के प्लास्टिड में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही पाया जाता है क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल के बदौलत पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और स्वपोषी जीवन जी पाते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार के प्लास्टिड में जो सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल इतने महत्वपूर्ण है कि इसी के बगैर पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। क्लोरोफिल के अभाव में पौधे का जीवन संभव नहीं है। और इतने महत्वपूर्ण क्लोरोफिल नामक अणु क्लोरोप्लास्ट के भीतर होते हैं। जिस तरह आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट के भीतर नहीं होता है, क्लोरोफिल ल्यूकोप्लास्ट के भीतर नहीं होता है, क्लोरोफिल केवल क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है, क्लोरोफिल केवल क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है दोस्तों। तो प्लास्टिड 3 प्रकार है। अब देखिए, तीनों प्रकार के प्लास्टिड की संरचना एक ही तरह की होती है। तीनों प्रकार के प्लास्टिड की संरचना एक ही तरह की होती है, लेकिन अंतर यह है कि ल्यूकोप्लास्ट में या क्रोमोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट के भीतर। तो आइए हम इस संरचना में यानी 3 प्रकार के प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के संरचना को समझते हैं। और बाकी इन दोनों की संरचना इसी तरह की होती है, केवल क्लोरोफिल इन दोनों में नहीं पाई जाती है। तो प्लास्टिड की संरचना को जो हम समझेंगे, तो आइए क्लोरोप्लास्ट की ही संरचना को समझते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि आखिर क्लोरोप्लास्ट के भीतर किस हिस्से में क्लोरोफिल मौजूद है। तो आइए हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखें और क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखकर समझ जाइएगा तो उसी तरह की संरचना अन्य सभी प्लास्टिडों की ही होती है। तो क्लोरोप्लास्ट अथवा प्लास्टिड की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली की बनी होती है यानी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना माइटोकॉन्ड्रिया भी है। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये भी दोहरी झिल्ली यानी 2 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के दोहरी झिल्ली से घिरी हुई भीतरी भाग को
दोहरी झिल्ली से घिरी हुई भीतरी भाग को एस्ट्रोमा कहते हैं, हिंदी में भी एस्ट्रोमा ही कहते हैं। कोलोप्लास्ट के दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना को एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को मैट्रिक्स बोले थे और प्लास्टिड के भीतरी भाग को एस्ट्रोमा कहते हैं। इस भीतरी गुहा को एस्ट्रोमा कहा जाता है। तो प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के तरह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है और यह प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। यही नहीं, सभी कोशिका अंगकों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक जो है वह वह प्लास्टिड ही है। सभी कोशिका अंगकों में सबसे बड़ा कोशिका अंगक प्लास्टिड है। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है। दोहरी झिल्ली से घिरी भीतरी गुहा को या भीतरी स्पेस को एस्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। अब इस एस्ट्रोमा में भी कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे होते हैं। एस्ट्रोमा में भी कोशिका द्रव के समान अर्ध तरल पदार्थ भरे होते हैं और इस कोशिका द्रव समान पदार्थ जो इसमें भरे होते हैं, इसमें भी दोस्तों पाए जाते हैं डीएनए आरएनए जैसे अणु। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इसके भी गुहा में डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इसके भी गुहा में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, गर्मी लग रहा है। डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के गुहा में भी पाए जाते हैं और डीएनए प्लास्टिड के गुहा में भी पाए जाते हैं। डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है और प्लास्टिड भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक है। अब प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग एस्ट्रोमा, जिसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे हुए हैं। इस एस्ट्रोमा में लंबी लंबी पतले पतले धागों के समान संरचनाएं पाई जाती है। लंबी लंबी धागों के समान संरचनाएं पाई जाती है। इस धागे के समान संरचना को एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। हिंदी में भी एस्ट्रोमा लैमेली ही कहते हैं। भीतरी गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं और एस्ट्रोमा में जो ये धागे के समान संरचनाएं हैं इसे एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि एस्ट्रोमा लैमेली से जुड़े थैली समान संरचना पाए जाते हैं और ये थैली समान संरचना एक के ऊपर एक ठीक उसी तरह व्यवस्थित रहते हैं जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट व्यवस्थित रहता है। आप प्लेट के ऊपर प्लेट रखे जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम एस्ट्रोमा को देखेंगे यानी कि प्लास्टिड के भीतरी गुहा को देखेंगे तो उसमें धागों समान संरचना से लगे कई थैली समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है और ये थैली समान संरचनाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। अब जो ये थैली समान संरचनाएं हैं दोस्तों, ये जो थैली समान संरचनाएं हैं इसे थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। और थैलेक्वाइड के समूह को, जैसे ये थैलेक्वाइड है उसके ऊपर थैलेक्वाइड है उसके ऊपर थैलेक्वाइड है, तो एक थैलेक्वाइड का समूह बन गया और इस थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं।
क्लियर हो गया। थैली समान संरचना को थैलेक्वाइड और थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। जैसे ये का पूरा ग्रेनम है, ये पूरा का पूरा ग्रेनम है, और ग्रेनम का एक एक थैली को थैलेक्वाइड कहेंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों, यही था संरचना किसका, प्लास्टिड का। प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के तरह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, जिसके भीतरी गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं। इस एस्ट्रोमा में कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे होते हैं, जिनमें डीएनए आरएनए जैसे भी अणु पाए जाते हैं। प्लास्टिड के भीतरी गुहा एस्ट्रोमा में जो धागे समान संरचनाएं होते हैं उसे एस्ट्रोमा लेमली कहते हैं। एस्ट्रोमा लेमली से जो थैली समान संरचनाएं जुड़े हैं उसे थैलेक्वाइड कहते हैं, और थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। ये थैलेक्वाइड, ये थैली समान संरचना है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इस थैली समान संरचना के समूह को ग्रेनम कहते हैं। अब क्लोरोफिल कहां पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल जो है इसी थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर होते हैं। थैलेक्वाइड नामक थैली जो है, इसी थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल एक थैली में ढेर सारे होते हैं, और उस क्लोरोफिल के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर पाए जाते हैं। थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर पाए जाते हैं। थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर पाए जाते हैं, और थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर ढेर सारे क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के अणु के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लियर? बहुत लोग कह रहे नींद लग रहा है, हिंदी में लिखिए। ओरिजिनल फिगर बहुत लोग कह रहे ओरिजिनल 3D फिगर। दोस्तों 3D फिगर में समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हमें डायग्राम पढ़ना है, और एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा डायग्राम को समझना है। 3D पिक्चर लाएंगे क्लियर नहीं हो पाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो 3D पिक्चर मेडिकल कॉलेज के लिए है। 3D पिक्चर आप झूठ मूठ कर लाएंगे, उसमें ढेर सारी संरचना है। तो हम संरचना को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि संरचना पर आधारित क्वेश्चन पूछे तो हमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए हम 3D नहीं ले रहे। 3D में ढेर 3D संरचना लाएंगे तो इस तरह, जिस तरह इस संरचना पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो हम संरचना को इस तरह आपको समझा रहे हैं कि संरचना से जुड़े क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत ना, और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्लियर हो गया? समझ गए? क्या संरचना को समझ गए? प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ी होती है। प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में जो धागे के समान संरचनाएं होती है उसे एस्ट्रोमा लेमली कहते हैं। एस्ट्रोमा लेमली से जो थैली समान संरचना लगी होती है उसे थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड के ऊपर जो थैलेक्वाइड होते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर पाए जाते हैं। थैलेक्वाइड नामक थैली के भीतर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, इस प्लास्टिड के काम क्या है? संरचना को तो आप समझ गए हैं। संरचना में एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा लेमली है, थैलेक्वाइड है, ग्रेनम है, बस। और इस संरचना से संबंधित अब आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इस प्लास्टिड के कार्य पर आते हैं। तो हम समझ गए कि प्लास्टिड के मुख्य 3 भाग हैं। प्लास्टिड के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट।
अब इन सब के कार्य अलग अलग हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के संपूर्ण हरे भाग में स्थित कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है। तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन संपन्न होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधा का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण मैकेनिज्म, संपूर्ण क्रियाविधि हरे भाग में स्थित कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे मुख्य काम है कि इसके भीतर प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण गतिविधि संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट को यानी हरित लवक को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, उन भागों के कोशिका में के भीतर जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संचित रखना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दरमियान इतने अधिक भोजन का निर्माण कर लेता है कि उसका 10% भोजन भी पौधा अपने लिए उपयोग नहीं कर पाता है। यानी प्रकृति ने पौधा को इस प्रकार से निर्मित किया है कि उन्हें भोजन की बहुत कम आवश्यकता है, लेकिन वो भोजन बनाते हैं भर दिन। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भर दिन चलते रहता है जब तक सूर्य उपस्थित है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बना भर दिन उसका 10% ही पौधा के लिए उपयोगी है। यानी 10% बना भोजन ही पौधा अपने लिए उपयोग करता है। जंतुओं के तुलना में पौधों को भोजन की आवश्यकता बहुत कम है, और वो इसलिए कि पौधे को बहुत कुछ करना नहीं है। पौधे को बस जमीन पर खड़ा रहना है, हवा आए तो हिलते डुलते रहना है। जंतुओं को इतने सारे कार्य करने पड़ते हैं कि भोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है पौधों की तुलना में जंतु को, लेकिन पौधों को जीवन जीने के लिए जंतुओं की तरह बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान ये दीजिए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इतने अधिक भोजन बनाते हैं कि उन भोजनों का संचित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पौधे अपने द्वारा बनाए गए भोजन का 10% भी उपयोग नहीं करते हैं। तो जो भोजन बचा हुआ है वो पौधे के भिन्न भिन्न भाग के कोशिकाओं के भीतर ल्यूकोप्लास्ट में जमा होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संचित रखना। और भोजन संचित कहाँ रहता है, भोजन संचित क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि भोजन बनते बहुत ज्यादा हैं, उपयोग कम होते हैं पौधे को। इसलिए आप देखे होंगे कि कभी कभी पौधा में पूरा पतझड़ हो गया है, एक भी पत्ता नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बंद हो चुका है, फिर भी पौधा जीवित है। कैसे? तो पौधा में जब पत्ती था तब इतना भोजन बनाया था कि उसके भिन्न भिन्न भागों के स्थित कोशिका के ल्यूकोप्लास्ट में वो भोजन जमा था। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो पौधे उस जमा भोजन का ही उपयोग कर रहे हैं। तो पौधा में जो क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करवाना। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संचित रखना। और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट का काम है पौधे में, क्या हुआ जी? हाँ सही में गर्मी लग रहा है। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जितने भी रंग होते हैं दोस्तों, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जितने भी रंग होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का काम है पौधे को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करना। पीला रंग, लाल रंग, जो रंग बिरंगे फूल फल होते हैं वह कोशिका में क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होते हैं दोस्तों।
क्लियर हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण संपन्न करवाना, ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संचित रखना, और क्रोमोप्लास्ट का काम है हरे रंग के अतिरिक्त पौधे को अन्य सभी रंग प्रदान करना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि कोशिका का क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बन सकता है। यानी तीनों प्रकार के प्लास्टिड एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर कच्चा था तो हरे रंग का था, लेकिन टमाटर पकते ही हरे रंग से सुर्ख लाल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो जब टमाटर कच्चा था तब उस टमाटर के कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड था, और धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए टमाटर का पकते ही रंग लाल हो गया। तो ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड जो है एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट भी कई प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे गाजर का लाल रंग कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, पपीता का पीला रंग कैरिका जेंथिन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो भिन्न भिन्न रंगों को प्रदान करने वाले क्रोमोप्लास्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और कुछ की चर्चा आपके नोट में की गई है तो उसको आप देखिएगा। ठीक उसी तरह ल्यूकोप्लास्ट भी कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन को जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट, वसा को जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का एक ही प्रकार है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होते रहता है। क्लोरोप्लास्ट को हम पौधा का रसोई घर कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना प्लास्टिड को आप लोग समझ चुके हैं। आइए हम एक बार प्लास्टिड का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, प्लास्टिड पर। प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो केवल और केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है, जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है, जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन पौधे के संपूर्ण भाग के कोशिका में एक जैसे प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पौधे के हरे भाग में स्थित कोशिका में जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। पौधे के हरे रंग के अतिरिक्त जो अन्य रंग है उस भाग के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। पौधे के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना, उस भाग के कोशिका में जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। और ये तीन प्रकार के प्लास्टिड में कार्य भी अलग अलग है। भोजन को संचित रखने का कार्य ल्यूकोप्लास्ट करता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए जिम्मेदार प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। इन तीन प्रकार के प्लास्टिड में केवल क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्लास्टिड हो जाता है दोस्तों। अब हम इस प्लास्टिड की संरचना को समझे थे, तो प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है जो सबसे बड़े आकार का होता है। कोशिका के भीतर सबसे बड़े आकार का कोशिका अंगक प्लास्टिड है। हालांकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। जंतु के कोशिका के भीतर सबसे बड़ा कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है यह प्लास्टिड, लेकिन यह केवल पौधों में होता है। प्लास्टिड दोहरी संरचना से घिरी हुई है, यानी कि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिका अंगक भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, और प्लास्टिड नामक संरचना भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है।
प्लास्टिड के भीतरी गुहा को या भीतरी स्पेस को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा के भी में धागे समान संरचनाएं होती है जिसे एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। धागे समान संरचना से थैली समान संरचना जुड़ी होती है जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। क्लियर हो गया। एक आ रहा है कि एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, दोनों थैली में प्रोटीन ही जमा होता है दोस्तों, दोनों थैली में प्रोटीन ही जमा होता है। कहिए दोस्तों, कन्ना का लाल सरण रोग किस कारण होता है। जी कवक के कारण होता है। कोशिका पर दिमाग केंद्रित करिए दोस्तों। कहिए दोस्तों, प्लास्टिड समझे कि नहीं। डेली 5 आवर का क्लास कर दीजिए। कर देंगे दोस्तों, कर देंगे, जल्द से जल्द कर देंगे। 5 घंटा तो नहीं, 4 घंटा करने की कोशिश जरूर है। और सिलेबस के लिए कोई चिंता नहीं रखिएगा, समाप्त हम कर देंगे। चिंता आप ये रखिए कि जो सिलेबस खत्म हो गया है, क्या उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आप याद कर लिए हैं। टेंशन ये होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिलेबस तो खत्म करेंगे करेंगे, पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये मत समझिए कि सिलेबस ख़त्म करने में लेट लगेगा। लेकिन हमारे ख़त्म कर देने से ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ज़रूरत यह है कि हम ख़त्म भी करें और आप ख़त्म हो चुके चैप्टर के रिलेटेड सारे प्रश्नों को जवाब देने में सक्षम भी हो। तो आप सबसे पहले कोशिश रखिएगा कि जो कुछ भी हो गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे एसटीडी मटेरियल को देखे होंगे, एसटीडी मटेरियल का हर चैप्टर के पीछे पर्याप्त क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आपको याद करना ही होगा। तो दोस्तों, हम लोग कोशिका अंगक में अंतःप्रद्रवी जालिका से लेकर प्लास्टिड तक को पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब आप लोग रिवीजन करिएगा और प्लास्टिड तक का जितना भी क्वेश्चन आपके नोटबुक में है, एसटीडी मटेरियल में है, उसको बना करके उसे रट लीजिएगा दोस्तों। आप हर दिन क्वेश्चन पर जाइए और देखिए कि आज जो क्लास हुआ है उस क्लास में जो कुछ समझे हैं उस आधार पर कितना प्रश्न स्टडी मटेरियल का बन रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों कि जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको स्टडी मटेरियल का 80%, उस चैप्टर का 80% क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। तो क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं और आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे। आप तब तक रिवीजन करिएगा और उस पर आधारित स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बनाएगा। जब तक इकोनॉमिक की शुरुआत है तो टाइम थोड़ा गड़बड़ सरबर हो रहा है। लगातार 3 घंटे का टाइम था तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कहा था लगातार 3 घंटा बन नहीं पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि रोजाना क्लास हो और हम तो ये भी सर को बोले हैं कि संडे को भी क्लास रख दीजिए। क्या होगा, सब एक तो कोई बच्चे नहीं है, सभी वयस्क ग्रेजुएट हैं, तो उन्हें संडे को क्लास करने में क्या दिक्कत है। जब परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है, संडे को तो पढ़ने में क्यों दिक्कत होगा। तो हम तो ये भी सर को बोले एकदम संडे को भी क्लास रखिए, डेली क्लास रखिए, दोनों आदमी क्लास रखिए, ठीक है, ताकि समय पर सही तरीके से विस्तार पूर्वक पूरे बातों को चर्चा करते हुए आपकी सिलेबस ख़त्म हो। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम प्लास्टिड के आगे सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और भी कई बातों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि हम संपूर्ण सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं और क्वेश्चन आपके सिलेबस का भीतर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।